नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य में ही अपने तीसरे वीडियो में। और इस तीसरे वीडियो में हमें बात करनी है मुख्य रूप से एक महान शासक के बारे में जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र फर्स्ट चोल जो थे, ये एक बहुत बड़े प्रतापी शासक रहे हैं और इन्होंने भारत ही नहीं, भारत से बाहर चोल साम्राज्य की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एक तो इन्होंने उत्तर भारत में विजय का क्रम शुरू किया, जहां पर इन्होंने गंगा घाटी के क्षेत्र को विजित किया और उसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 12 द्वीपों पर विजय प्राप्त की, पूरी श्रीलंका को अधिग्रहित किया। तो ये सारी जानकारियों के साथ हम शुरू करते हैं आज की बातचीत को। सबसे पहले राजेंद्र फर्स्ट की उपाधियाँ हम देख लेते हैं कौन कौन सी रही। तो ये पंडित चोल, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पर इनका जो योगदान रहा सांस्कृतिक क्षेत्र में, उस दृष्टि से इन्हें पंडित चोल कहा जाता है। उसके अलावा गंगईकोंड चोल, गंगईकोंड चोल का बिल्कुल स्पष्ट मतलब है कि गंगई, गंगा के क्षेत्र में, कोंड माने विजय प्राप्त करने वाला चोल, तो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसके अलावा इनकी उपाधि कडार कोंड प्राप्त होती है। कडार कोंड का मतलब क्या है? इन्होंने कडारम क्षेत्र, तमिल में जिसे कडारम क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात भारत से बाहर बंगाल की खाड़ी में जो बहुत सारे द्वीपों का क्षेत्र है, जहां पर एक श्री विजय साम्राज्य था, उस क्षेत्र को कडारम क्षेत्र कहा गया और उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की और इस उपलक्ष्य में इन्हें कडार कोंड की उपाधि प्राप्त हुई। और एक और कटहाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की है और इससे भी कटाधिपति की उपाधि धारण की है और इससे भी यही पता लगता है कि इन्होंने कडार क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि श्री विजय जो साम्राज्य था उसे कटाह के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, ये उपाधियों का जिक्र किया, जहाँ जहाँ इनका संदर्भ होगा एक बार फिर जिक्र कर लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं भारत के उस नक्शे में दक्षिण भारत की स्थिति को, जहाँ पर राजेंद्र फर्स्ट अपने साम्राज्य को विस्तृत करेंगे और राजराजा फर्स्ट के बाद की जो स्थिति है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि दक्षिण भारत में इन्होंने किन क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया। तो यहाँ पर पूर्वी गंग साम्राज्य था, पूर्वी गंग साम्राज्य। और ये कौन सा क्षेत्र है आपको बताएं? ये कलिंग का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है। इस पूर्वी गंग साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक थे जिनका नाम था मधुका मानव। इन मधुका मानव को इन्होंने पराजित कर दिया और ये मानिए कि आरंभिक तौर पर इनकी ये विजय हमें परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। उसके अलावा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि अब तक कोई भी शासक चोल साम्राज्य में, चोल शासक उत्तर भारत की ओर पलायन नहीं कर पाया था या उत्तर भारत की ओर अपने आप को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। परंतु यहाँ पर पाल वंश के शासन के अंतर्गत महिपाल जो शासक थे, जो गंगा घाटी क्षेत्र में, आप लोग जानते हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाल साम्राज्य था, पाल वंश का साम्राज्य था। ये लोग मूलतः बौद्ध थे और महिपाल यहाँ पर शासक थे। इन महिपाल को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से निकल कर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस विजय के लिए इन्होंने अपने एक पुत्र को भेजा जिनका नाम था विक्रम चोल। इस विजय में कौन सा शासक पराजित हुआ? तो महिपाल किस वंश के थे? पाल वंश के थे। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगईकोंड चोल। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमने उपाधियों में पहले भी जिक्र किया, गंगईकोंड चोल का मतलब क्या है? गंगा घाटी के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक। इसके उपलक्ष्य में ही इन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत एक नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा गया गंगईकोंड चोलपुरम। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। गंगा के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला चोल, और पुर का मतलब नगर, अर्थात उसका नगर, और इसी को राजधानी बनाया गया। गंगईकोंड चोलपुरम को अब तंजौर के बाद राजधानी बनाया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा हमारा। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में गंगईकोंड चोलपुरम में इन्होंने एक चोल गंगम नाम का तालाब बनवाया। चोल गंगम नाम का तालाब बनवाया और आपको बताएं गंगा का जो पानी है वो यहाँ तक लाया गया।
ठीक है। और कहा यह जाता है कि इस आक्रमण का उद्देश्य भी केवल यही था कि गंगा का जो जल है उसे अपनी राजधानी में, अपने क्षेत्र में लाना उद्देश्य था, और इस उद्देश्य से ही चोल गंगम नाम का तालाब बनवाया गया गंगईकोंड चोलपुरम में। ठीक है, तो एक विशाल विजय आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला चोल शासक जिसने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र को जीता वो कौन है? वो राजेंद्र फर्स्ट हैं। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण तथ्य और शामिल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट अब क्या करेंगे। दक्षिण भारत जैसा कि आपको बताया गया था कि इनके लगभग कंट्रोल में है, क्योंकि राजराजा फर्स्ट ने बहुत सारे शासकों को पराजित कर दिया था। अब इनके पास जो टारगेट है वो है श्रीलंका का क्षेत्र। आपको याद होगा कि उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र को राजराजा फर्स्ट ने जीता था और वहाँ पर राजधानी परिवर्तन कराया था। उसके अलावा इन्होंने इसका नाम मुंडी चोल मंडलम रखा था। ठीक है, आप इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट होगा। अब राजेंद्र फर्स्ट ने पूरे श्रीलंका को जीतने का निश्चय किया और यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ के शासक जो थे उन्हें बंदी बना लिया। उनका नाम था महेंद्र पंचम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महेंद्र पंचम जो यहाँ के शासक थे उन्हें कैद कर लिया गया और संपूर्ण श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दोनों अलग अलग चीज़ें कर ले। अब राजराजा फर्स्ट ने केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, जबकि राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। और इस चीज़ का उल्लेख कि इन्होंने श्रीलंका के संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, इनके करंडई या करंदई दान पत्र से इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जाता है किससे जानकारी प्राप्त होती है, तो करंडई दान पत्र जो है वहाँ से हमें पूर्ण जानकारी मिलती है कि इन्होंने श्रीलंका के क्षेत्र पर एक बड़ी विजय प्राप्त की और महेंद्र पंचम को कैद करवा दिया। और उसके अलावा अंत में महेंद्र पंचम की उसी जेल में ही मृत्यु हो गई, कारावास में ही मृत्यु हो गई। इस तरह का संदर्भ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि इनका और कौन सा क्षेत्र है जिस पर ये विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो आपको बताएं, भारत के क्षेत्रों को यदि आप देखेंगे तो मोटा मोटा सा इन्होंने सारे क्षेत्र कवर कर लिए हैं। दक्षिण भारत पहले ही इनके कंट्रोल में है और अब ये बाहर जाएंगे। बाहर का मतलब अब इनका प्रयास है भारत से बाहर जल में कुछ द्वीपों को जीतने की योजना बना रहे हैं। और इस योजना के तहत इन्होंने बंगाल की खाड़ी, हम लोग जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे द्वीपों को जीता। और इन द्वीपों को जीतने के लिए इन्हें युद्ध करना पड़ा एक बड़े साम्राज्य के शासकों से। आपको बताएं, शैलेंद्र वंशी शासक थे यहाँ पर, शैलेंद्र वंशी शासक थे और इन्होंने एक साम्राज्य बना रखा था जिसे श्री विजय साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शैलेंद्र वंशी शासकों ने, आपको नाम बताएं, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये जो क्षेत्र हैं जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, इन द्वीपों में अपने आप को स्थापित कर रखा था। श्री विजय साम्राज्य की स्थापना हो रखी थी और ये किसने किया हुआ था? इन्होंने किया, शैलेंद्र वंशी शासकों ने। और शैलेंद्र वंशी शासकों में से उस समय सामने कौन है? तो आपको बताएं, उस समय जो शासक हैं वो हैं संग्राम विजयोतुंग वर्मन। इनका नाम देख लें हम, क्या नाम था? संग्राम विजयोतुंग वर्मन नाम के शासक थे यहाँ पर। इनसे युद्ध किया गया और इन्हें पराजित कर दिया गया। आपको बताएं, ये जो श्री विजय साम्राज्य है जहाँ पर ये स्थापित था, इस क्षेत्र को कटाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में ही कटाहाधिपति की उपाधि प्राप्त की राजेंद्र फर्स्ट ने। उसके अलावा बताएं, इस श्री विजय साम्राज्य के क्षेत्र को तमिल भाषा में कडारम के नाम से जाना जाता है। तमिल लैंग्वेज में, तमिल साहित्य में इसी क्षेत्र को कडारम कहा गया और इसी कारण से कडार कुंड की उपाधि धारण की राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे कि इन्होंने बंगाल की खाड़ी में जो श्री विजय साम्राज्य था, शैलेंद्र वंशी शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को पराजित करके इन्होंने बंगाल की खाड़ी में अनेक द्वीपों को जीता। ये लिखा मिलता है हमें कि इन्होंने 12 द्वीपों को जीता और यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि इनके समय में ये जो बंगाल की खाड़ी है ये चोलों की झील बन गई। चोलों की झील बनने का मतलब ये है
कि एक बहुत छोटा सा क्षेत्र दिखाई देने लगा, ऐसा लगने लगा कि एक छोटी सी झील है, उसके अंदर छोटे छोटे टापू हैं जो नियंत्रण में है। तो चोलों की झील किसके समय में बंगाल की खाड़ी को कहा गया? तो वो राजेंद्र फर्स्ट के समय में कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। इसके अलावा हम देखें कि राजेंद्र फर्स्ट का ये जो विजय अभियान है ये कहाँ उल्लेखित है, तो इनका एक प्रशस्ति या एक अभिलेख हमने डिस्कशन किया था तिरुवालुंगाडु जो शिलालेख है या अभिलेख है, वहाँ पर हमें इस विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। किस विजय का? जो इन्होंने बंगाल की खाड़ी में, या यूँ कहिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में जो विजय प्राप्त की है द्वीपों पर, वो जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है, तिरुवालंगाडु अभिलेख से। ठीक है। और श्रीलंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? करंदई दानपत्र से प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। चलिए, अब हमने देखा कि बहुत बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली राजेंद्र फर्स्ट ने, कलिंग के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, उसके अलावा इन्होंने श्रीलंका के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बंगाल की खाड़ी में 12 द्वीपों पर विजय प्राप्त करके एक बहुत बड़े चोल साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो ये सारी जानकारियां हमको समाहित कर लेनी है। और यदि हम ये कहें कि एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आपको ये अब दिखाई देने लगे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। और उसके अलावा हम ये कहें कि इनका योगदान केवल युद्ध के क्षेत्र में ही नहीं है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, इनकी युद्ध क्षमता की वजह से स्मिथ महोदय ने इन्हें दक्षिण का नेपोलियन कहा है। दक्षिण का नेपोलियन, दक्षिण भारत का या दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा गया? तो राजेंद्र फर्स्ट को कहा गया। इनका टाइमिंग नहीं डाला हमने, 1014 से 1044 तक टाइम था इनका। तो दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा गया? तो स्मिथ ने किसे कहा है? राजेंद्र फर्स्ट को कहा है। ये हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। और इसके अलावा इनको कहा गया योग्य पिता की योग्य संतान। योग्य पिता की योग्य संतान कौन? योग्य पिता की योग्य संतान। आपको बताएं, ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि बहुत योग्य पिता हो और उसके बाद जो शासक बने वो भी उतना ही योग्य हो। ऐसा रेयर मिलता है और यहाँ पर मिला हमको। और एक बड़ी उपलब्धियों के साथ राजराजा फर्स्ट का जिक्र हुआ था और एक बड़ी उपलब्धियों के साथ ही हम बात कर रहे हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट का सांस्कृतिक योगदान देख लें एक बार। हमने आपको बताया कि इन्होंने गंगई चोलपुरम की स्थापना की। यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था इन्होंने जो बहुत फेमस है, बृहदीश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? अब यहाँ आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। राजा फर्स्ट ने जो मंदिर बनवाया था वो बृहदेश्वर मंदिर था और ये कौन सा है? बृहदीश्वर मंदिर। ये बिल्कुल अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल एंड पे है। इसका कोई ज़्यादा अब आज की तारीख में अगर आप स्थापत्य देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंतिम दौर में खंडर की स्थिति में है इस समय ये। तो बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। उसके अलावा देख लें, एक एन्नारियम इनके क्षेत्र में एक स्थान था, एन्नारियम। यहाँ पर इन्होंने एक वैदिक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य माना जाता है। उसके अलावा इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया है और विद्वानों को संरक्षण देने की वजह से ही इन्हें पंडित चोल भी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि पंडित चोल कौन शासक है? तो राजेंद्र फर्स्ट हैं। चलिए, इसके अलावा अब अंतिम बातचीत में एक और महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं। इनके लगातार आक्रमणों की वजह से कर्नाटक क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे ब्राह्मण कर्नाटक क्षेत्र से उठकर और चले गए बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, ये बंगाल का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में चले गए और यहाँ पर जाकर इन्होंने क्षत्रियों के कार्य अपना लिए। प्रश्न पूछा जाता है किसी भी जाति वर्ण के माइग्रेशन के बारे में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी इस तरह का पढ़ते हैं, नव मुसलमानों के बारे में पढ़ते हैं। उस तरह का ही संदर्भ है कि कर्नाटक क्षेत्र में जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे ब्राह्मण इनके आक्रमण और प्रभाव से मुक्त होने के लिए चले गए बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि इनकी जो ये विजय है यहाँ पर इन्होंने स्थायी शासन स्थापित नहीं किया है।
यहाँ बंगाल के क्षेत्र में जब चले गए तो इन्होंने क्षत्रियों के धर्म को अपना लिया, अर्थात क्षत्रियों से संबंधित जो कार्य हैं उनको अपना लिया, और इसलिए इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाने लगा। और आपको बताएं, इसी ब्रह्म क्षत्रिय परंपरा में सामंत सेन नाम के व्यक्ति ने ही सेन वंश, सेन साम्राज्य की बंगाल में स्थापना की, जिसमें लक्ष्मण सेन का नाम मुख्य रूप से आप लोग सुनते हैं। तो सामंत सेन ने जो बंगाल में एक सेन साम्राज्य की, सेन वंश की, राजवंश की स्थापना की, तो वो ब्रह्म क्षत्रिय साम्राज्य था, अर्थात ये कर्नाटक से गए हुए ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, क्षत्रिय कर्मों को स्वीकार कर लिया, और इस वजह से इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। तो ये प्रश्न आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, और एक और महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसका भी जिक्र किया जाना अनिवार्य था। तो अब राजेंद्र फर्स्ट को एक बार फिर टैली कर लें हम लोग। पंडित चोल, कंगई कोंड चोल, कडार कोंड कटाधिपति, ठीक है। इनकी दो जानकारी स्रोत मुख्य रूप से हैं, एक तो तिरुवालंगाडु का अभिलेख या प्रशस्ति और करंदई दानपत्र। करंदई दानपत्र में श्रीलंका विजय और तिरुवालंगाडु से जो अभिलेख है उससे हमें इनकी दक्षिणी पूर्वी एशिया पर जो विजय क्रम है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। विजयों का क्रम देखें तो इन्होंने कलिंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है, बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश पर विजय प्राप्त की है, दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र वंशी शासकों को हराया, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया। ये सारे के सारे तथ्य आपको समाहित करने हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक महान शासक के रूप में, चोल साम्राज्य के अधिष्ठाता के रूप में आपको यहाँ पर स्थापित दिखाई देते हैं। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में ये सारी की सारी बातचीत हमको समझ लेनी है। एक लास्ट तथ्य और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि इन्होंने भी चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था, चीन में दूत मंडल भेजा, ये भी एक तथ्य आपको यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये सारी बातचीत हमने की राजेंद्र फर्स्ट के बारे में। अब दो तीन शासकों के बारे में और थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ अर्जित कर लेते हैं। उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, फिर भी उनसे जो तथ्यात्मक जानकारी निकलती है वो यहाँ पर डिस्कस की जानी चाहिए। देखिए, राजेंद्र फर्स्ट की जो विजय थी उसमें उनके एक और पुत्र का योगदान माना जाता है और उनका नाम था राजाधिराज फर्स्ट, ठीक है। राजाधिराज फर्स्ट का जो टाइमिंग है बहुत शॉर्ट है, 1044 से लेकर 1052 तक। मैंने आपको बताया राजाधिराज फर्स्ट जो थे उन्होंने राजेंद्र फर्स्ट के साथ पूरा योगदान दिया, उनको उत्तराधिकारी बना रखा था, साथ में शासन करने का मौका दिया, समझाया, परंतु राजेंद्र फर्स्ट के बाद ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। यहाँ पर एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि इनका युद्ध हुआ कल्याणी के चालुक्यों के साथ। वही मैप से हम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य कहाँ थे? यहाँ पर चोल साम्राज्य बाकी सारा फैला हुआ ही है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ कोप्पम का युद्ध, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कोप्पम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये राजाधिराज फर्स्ट वर्सेस सोमेश्वर फर्स्ट, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम था सोमेश्वर फर्स्ट। इनके खिलाफ ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजाधिराज जो हैं वो मारे गए, ये पराजित हो गए। आपको ध्यान रखना है राजेंद्र फर्स्ट तक तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से स्थापित थे, परंतु अब सोमेश्वर फर्स्ट एक बड़े योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं और इन्होंने पराजित कर दिया राजाधिराज फर्स्ट को और इनकी युद्ध में मृत्यु हो गई। प्रश्न आएगा चोल साम्राज्य का कौन सा शासक कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध में मारा गया या पराजित होकर मारा गया, तो उसका आंसर हमारा होगा राजाधिराज फर्स्ट। और इनके बारे में दो तथ्य यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि पूरे चोल साम्राज्य में अश्वमेधकर्ता केवल इन्हीं को स्वीकार किया जाता है, इन्हीं के अभिलेखों से अश्वमेधकर्ता होने का प्रमाण और साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, ठीक।
और एक इनके बारे में ये लिखा मिलता है कि हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला, हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला शासक, तो वो कौन थे? तो राजाधिराज फर्स्ट। ठीक है, इतना ही तथ्य आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता में हमारी नहीं है। चलिए इसके बाद एक दो शासकों की बात और कर लेते हैं। अब इनके बाद जो शासक आएंगे उनका नाम होगा राजेंद्र सेकंड। ठीक है, अब क्रम आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, जैसे यहाँ पर राजा फर्स्ट, उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट, तो पहले राजा आएंगे, फिर राजेंद्र फर्स्ट, फिर राजाधिराज मिलता जुलता, फिर राजेंद्र सेकंड। ठीक है, क्रम निर्धारित करने की हमें कोशिश करनी है। तो राजेंद्र सेकंड के बारे में आपको बताएं, इनका भी टाइमिंग कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। 1052 से लेकर इनका जो शासनकाल रहा है वो 64 तक रहा है, 1064 तक। अब ये करेंगे क्या, राजेंद्र सेकंड के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपने पिता अर्थात राजाधिराज फर्स्ट जो हैं, इनकी मृत्यु का बदला लिया है। और बदला कैसे लिया है? तो एक युद्ध हुआ कुड़ल संगमम का। कुड़ल संगमम के प्रथम युद्ध में इन्होंने सोमेश्वर फर्स्ट को हरा दिया। बस इतना सा याद रखना है आपको। बदला ले लिया है, किससे बदला ले लिया है समझ में आ रहा है आपको? राजेंद्र सेकंड ने सोमेश्वर फर्स्ट, उन्हीं सोमेश्वर फर्स्ट जिन्होंने राजाधिराज की हत्या कर दिया, राजाधिराज को पराजित किया, वो मारे गए, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर कुड़ल संगमम के पहले युद्ध में इन्होंने सोमेश्वर फर्स्ट को पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस युद्ध का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो शासक आएंगे वीर राजेंद्र, उन्होंने भी इसी क्रम को जारी रखा है। और जारी रखने का पहले आपको टाइमिंग बता दें इनकी, 1064 से लेकर 1070 तक। इन वीर राजेंद्र ने भी कुड़ल संगमम के युद्ध में, ये सेकंड युद्ध है, पहले आपको बता दूं ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। कुड़ल संगमम के दो युद्ध हुए हैं। पहले युद्ध में भी सोमेश्वर फर्स्ट हारे हैं और दूसरे युद्ध में भी सोमेश्वर फर्स्ट हारे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि सोमेश्वर फर्स्ट इस युद्ध में नहीं थे, उनकी तरफ से सेना आई थी और वो सेनापति जो हैं वो पराजित हो गए। और इसके बाद सोमेश्वर फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किस युद्ध में पराजित होकर सोमेश्वर फर्स्ट ने तुंगभद्रा में आत्महत्या कर ली? तो वो क्या आंसर होगा उसका? कुड़ल संगमम का युद्ध। और कुड़ल संगमम के दो युद्ध हुए हैं। पहले में भी सोमेश्वर हारे हैं, दूसरे में भी सोमेश्वर की सेना पराजित हुई है। पहले के विजेता राजेंद्र सेकंड है और दूसरे के विजेता वीर राजेंद्र हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तथ्य आपको कंटिन्यूअस याद कर लेने हैं। याद यहीं से रखना है कि भाई राजेंद्र फर्स्ट तक तो हमारा शासन बेस्ट पे था, वहाँ तो बहुत शक्तिशाली शासन था। उसके बाद राजाधिराज फर्स्ट आए तो वो थोड़े से कमज़ोर पड़े तो कल्याणी के चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और उसका बदला लेंगे उसके अगले दो वंशज राजेंद्र सेकंड और वीर राजेंद्र। ठीक है, और सोमेश्वर फर्स्ट दोनों बार पराजित हुए और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी में इन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसी उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। विजय प्राप्त की अर्थात तुंगभद्रा में ही, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही युद्ध हुआ है। क्योंकि ये सारे के सारे युद्ध आपको बताया जा चुका है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि ये जो रायचूर दोआब है इसी क्षेत्र पर सारे विवाद रहे हैं और तुंगभद्रा और कृष्णा का कनेक्टिंग एरिया है ये, और इसी क्षेत्र पर विवाद हुए और तुंगभद्रा के तट पर ही विजय प्राप्त की गई। तुंगभद्रा में ही सोमेश्वर ने अपनी जान दे दी और इसलिए तुंगभद्रा पर ही विजय स्तंभ की स्थापना कराई गई। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद एक शासक की बात और कर लेते हैं हम, और ये हैं अधिराजेंद्र। और अधिराजेंद्र का जो टाइमिंग है बहुत लंबा रहा, 1070 से लेकर 1120 के लगभग तक इन्होंने शासन किया।
और आपको बताएं जो गंगईकोंड चोलपुरम में शासक हैं उस परंपरा का ये अंतिम शासक है। अगर आपको ये कहा जाए कि गंगईकोंड चोलपुरम की जो मूल परंपरा है उस मूल परंपरा का अंतिम शासक अधिराजेंद्र है, ठीक है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका शासन बहुत अच्छा था, इतना लंबा शासन रहा, सब बेहतर था, पर एक जन विद्रोह हो गया लास्ट में इनके खिलाफ, और इस जन विद्रोह में क्रूर भीड़ ने इन्हें मार दिया। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा शासक एक जन विद्रोह में क्रूर भीड़ के द्वारा मारा गया, तो वो कौन है, वो है अधिराजेंद्र, ठीक है। तो सबके थोड़े थोड़े से तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। जितनी बात बताई जा रही है, ये सन भी इसलिए लिखे जाते हैं ताकि समकालीन शासक हमें पता लगे। किसी भी एग्ज़ाम में हमसे आमतौर पर सन नहीं पूछा जाता है कि किसी शासक का शासनकाल कौन सा था, केवल इतना सा कि वो अटैचमेंट हमारा दूसरे वंश को पढ़ते समय कंफ्यूज ना करे कि उसके समकालीन वहाँ पर शासक कौन थे। तो यहाँ आप देख लेंगे, आज हमने बात की राजेंद्र फर्स्ट की उपलब्धियों की। राजाधिराज फर्स्ट जो कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ मारे गए, बदला लिया राजेंद्र सेकंड ने, बदला लिया वीर राजेंद्र ने कुड़ल संगमम के पहले और दूसरे युद्धों में, और जो हत्यारे थे कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर फर्स्ट, उनको यहाँ पराजित होना पड़ा और उन्होंने तुंगभद्रा में आत्महत्या कर ली। और उसके बाद अधिराजेंद्र के बारे में हमने लास्ट पढ़ा कि ये गंगईकोंड चोलपुरम के जो शासक हैं उस परंपरा के अंतिम शासक थे, और एक जन विद्रोह में इनकी क्रूर भीड़ ने, गुस्से में आई हुई भीड़ ने इनकी हत्या कर दी। तो यहाँ तक की जानकारियाँ आपको समेट लेनी है, समाहित कर लेनी है। और कुछ 2-3 शासक और बचे हैं जो एक नई परंपरा से आएंगे, कुलोतुंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके बारे में डिस्कस करके हम चोल प्रशासन की बातचीत को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।